This conference will now be recorded. आप लोगों ने एबीसी के ओटीज ट्राई किए थे? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के ओटीज ट्राई किए आप लोगों ने? चलें जी, कल इंशाल्लाह ताला मैं आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के ओटीज डिस्कस करवाऊंगा। आज हम नया चैप्टर शुरू करने लगे हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो ये आज हम इंशाल्लाह ताला नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो अच्छा, सबसे पहले मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था, वो ये है कि आपकी क्लास में माशाल्लाह पहले ही हफ्ते में 3 दिन के बाद एब्सेंटीज जो है ना वो शुरू हो गई हैं। तो 22 बच्चे हैं क्लास में इस वक्त, मतलब मुझे मिलाकर यानी 21 बच्चे जो है इस वक्त क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो बेटे छुट्टी जो है ना, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर मी एट ऑल। तो मैं आज ही फॉलो अप के लिए कह देता हूँ मैनेजमेंट को, बेटे आई डोंट नो आप लोगों को F5 के बारे में पता है या नहीं, लेकिन F5 जो है अप्लाइड स्किल का वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक पेपर है। F5 इतनी आसानी से पास नहीं होता जितनी आसानी से बच्चे समझ रहे हैं। बिलाल, आपने बेटे आपने मतलब एडमिशन उन्होंने कैसे दे दिया आपको? क्लैश का नहीं बताया उन्होंने आपको? बिलाल, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका आप एडमिशन लेते हुए क्लैश नहीं था बेटे ये? और अब हर वीक उनकी क्लास हुआ करेगी? ये स्टैंडर्ड बैच खत्म होने वाला है या क्या है ये कब तक चलेगा? ये तो बैच का फायदा ही ना हुआ बिलाल आपको। आपने बात नहीं की मैनेजमेंट से? ये तो बिलाल आप मैनेजमेंट से बात करो बेटे, ये तो तबाही मच जाएगी आपका सारा का सारा। सब कुछ ही हर हफ्ते 3 लेक्चर तो नहीं मिस कर सकते ना आप। F9 की क्लास लेकिन चलें, मैं आपको ये बता रहा था कि अब से ऑनवर्ड बेटे छुट्टियां नहीं आप लोगों ने करनी। छुट्टियां जो है ना, दैट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक, और वो हमारे लिए बड़ा परेशानी वाली बाइस बन रहा है। चलें, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने लगे हैं, दैट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हमारा खत्म हो गया था, मैंने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पूरा करा दिया था। कल मैं आप लोगों को उसके ओटीज भी डिस्कस करवा दूंगा। ठीक है, इसी वीक में इंशाल्लाह ताला आप लोगों का टेस्ट भी होगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, इंशाल्लाह 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 ताला। तो तैयारी शुरू कर दें। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का हैंड आउट मैं अभी तैयब आपको भेज देता हूँ आज शाम में। ठीक है, मैं आज ही भेज देता हूँ आप लोगों को। चलें, तो बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैंने आप लोगों को पढ़ाना था। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में सबसे पहले तो बच्चों असल में जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, इससे पहले बच्चों कि मैं आपको लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पढ़ाऊं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आप जितना बेहतर तरीके से समझेंगे उतने ही बेहतर तरीके से आपको लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के बारे में भी पता चलेगा। अच्छा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है
बच्चों जैसे अगर हम अभी प्रोडक्ट की लाइफ को छोड़ें, अगर हम एक प्लांट की लाइफ डिस्कस करें, एक दरख्त की लाइफ डिस्कस करें, तो बेटा सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले जो गार्डनर है, जो माली है, वो जमीन में एक बीज लगा देता है। ऐसे ही होता है ना, आप पहले क्या करते हैं? बीज बो देते हैं जमीन में। तो बेटा गार्डनर ने क्या किया है? जमीन के अंदर बीज बो दी है। अब बेटा वो बीज जमीन के अंदर है। अब जमीन के अंदर ही वो जो सीड है, वो जो बीज है, उसके अंदर क्या हो रहा होगा? एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होगा, रूट्स डेवलप हो रही होंगी, स्टेम डेवलप हो रही होगी। लेकिन बेटा वो जो जमीन के इर्द गिर्द लोग गुजर रहे हैं वहां पर, उनको नहीं पता होगा कि सॉइल के नीचे एक प्लांट जो है वो ग्रो हो जाएगा कुछ दिनों बाद। तो इसका मतलब है ये डेवलपमेंट स्टेज है, जमीन के अंदर ही वो प्लांट का एम्ब्रियो लीफ और जो स्टेम है और जो रूट्स हैं वो डेवलप हो रही हैं। लेकिन पूरी दुनिया जो है वो अनअवेयर है कि कल को यहाँ पे कोई पौधा भी उगना है। ये डेवलपमेंट स्टेज। डेवलपमेंट स्टेज के बाद क्या होगा कि बीज लगाने के 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, 7-8 दिन बाद एक छोटा सा पत्ता, एक छोटी सी कोम्पल जो है ना वो फूट जाएगी और वो जमीन से बाहर आ जाएगी। ये वो स्टेज है बेटा जहां पर प्लांट फॉर्मली दुनिया में इंट्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन बेटा अभी भी इस प्लांट को 100% हिफाजत की जरूरत है। माली क्या करेगा? इस प्लांट के इर्द गिर्द ईंटें लगा देगा ताकि कोई इसके ऊपर पाँव रख के ना चला जाए, क्योंकि इस स्टेज पे जरूरत से ज्यादा पानी लग जाए तब भी पौधा खराब, कम पानी लगे तब भी पौधा खराब, जरूरत से ज्यादा धूप लग जाए तब भी पौधा खराब। इसका मतलब है इस स्टेज पे प्लांट इंट्रोड्यूस तो हुआ है दुनिया में, लेकिन दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन गार्डनर। ठीक है? और अभी भी वहां से जो लोग गुजरते होंगे, उन्होंने अभी नोटिस नहीं किया होगा कि यहाँ पे कोई प्लांट है। अच्छा, नेक्स्ट होता है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में क्या होगा कि वही प्लांट जो है वो साइज में बड़ा होना शुरू हो जाएगा, उस पर ज्यादा लीव्स लगना शुरू हो जाएंगे, उसकी ब्रांचेस बढ़ना शुरू हो जाएंगी। वो थोड़ा थोड़ा जो है ना, क्या कहते हैं, लोग उसको नोटिस करना शुरू कर देंगे। जो लोग वहां से गुजरते हैं वो अब उनके वो नोटिस में होगी ये बात कि यहाँ ये प्लांट है। अब बच्चों ग्रोथ स्टेज पे कभी ना कभी उस पौधे के ऊपर फूल भी लग जाया करेंगे, कभी कभी उस पौधे के ऊपर फल भी लग जाया करेंगे। ये है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज के बाद बेटा नेक्स्ट स्टेज होती है मेच्योरिटी। मेच्योरिटी का मतलब होता है कि जब वो दरख्त जो है, वो जो पौधा तो था वो तनावर दरख्त बन जाएगा। अब बच्चों उसको वो जो प्लांट आपने लगाया था वो आपको मैक्सिमम फ्रूट भी दे रहा होगा, वो आपको मैक्सिमम शेल्टर भी दे रहा होगा, मैक्सिमम फ्लावर भी दे रहा होगा। मेच्योरिटी स्टेज वो होती है जहां पर अब पौधा इंडिपेंडेंट हो गया। अब अगर आप उसको पानी लगाना भी भूल जाएं तो कोई मसला नहीं होगा। अब अगर आप उसको धूप भी ज्यादा लग जाएगी तो कोई मसला नहीं, पौधा सर्वाइव करेगा। बेटा मेच्योरिटी स्टेज वो होती है जहां पे आप इस दरख्त से मैक्सिमम फायदा उठा रहे होंगे, इन द फॉर्म ऑफ शेल्टर, in the form of fruit, in the form of flowers। लेकिन मेच्योरिटी के बाद जो अगली स्टेज है ना बेटा वो होती है डिक्लाइन। डिक्लाइन स्टेज पे क्या होता है कि वही दरख्त जो तनावर था, अब उसके पत्ते झड़ना शुरू हो जाएंगे। हरा भरा दरख्त जो है उसके ऊपर पीले रंग के पत्ते होना शुरू हो जाएंगे, पत्ते झड़ना शुरू हो जाएंगे, फल लगना बंद हो गए, फूल लगना बंद हो गए। ये डिक्लाइनिंग है। और डिक्लाइनिंग के बाद अगली स्टेज होती है एग्जिट। एग्जिट का मतलब ये कि अब आप उस दरख्त को कटवाएंगे और कटवाने के बाद उसकी लकड़ी मार्केट में बेच देंगे और ये कहानी खत्म। अब बेटा ये जो मैंने आपके सामने पूरी एक दरख्त की जिंदगी गुजार एक्सप्लेन की है ना, इसी से मिलती जुलती लाइफ होती है प्रोडक्ट की। यानी जो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है वो भी कुछ इससे मिलता जुलता ही होता है। यानी प्रोडक्ट भी अपनी जिंदगी में इन तमाम स्टेजेस से गुजरती है, जिसमें डेवलपमेंट है, जिसमें इंट्रोडक्शन है, जिसमें ग्रोथ है, जिसमें मेच्योरिटी है, जिसमें डिक्लाइन है, जिसमें एग्जिट है। राइट? तो अब हम एक एक स्टेज को ध्यान से पढ़ेंगे। बेटा सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट स्टेज। डेवलपमेंट स्टेज क्या होती है? बेटा डेवलपमेंट स्टेज वो स्टेज होती है जहां पर आप अपने लैब में प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हो, उसके फीचर्स बना रहे हो, उसके फीचर्स डिसाइड कर रहे हो, उसके डिजाइन्स बना रहे हो, जहां पर प्रोडक्ट का मेन आइडिया डिस्कस हो रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बेटा आप मुझे बताओ कि डेवलपमेंट स्टेज पे जहां पर डेवलपमेंट हो रही है, प्रोडक्ट के आइडियाज बन रहे हैं, नए नए फीचर्स, नए नए डिजाइन, नए कलर्स डिसाइड किए जा रहे हैं, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बेटा प्रोडक्ट बनना तो अभी शुरू नहीं हुई, अभी तो आप डेवलप कर रहे हो प्रोडक्ट को।
तो इसका मतलब है जिन कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट डेवलप हो रही है, जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं जिन्होंने इवेंचुअली वो प्रोडक्ट खरीदनी है, वो कस्टमर अभी अनअवेयर होंगे कि उनके लिए कोई प्रोडक्ट डेवलप हो रही है। प्रोडक्ट कोई आपको रेवेन्यू कमा के नहीं दे रही होगी, प्रोडक्ट लॉस मेकिंग होगी, क्योंकि प्रोडक्ट पे सिर्फ डेवलपमेंट कॉस्ट लग रही होगी, टेस्टिंग की कॉस्ट लग रही होगी, सैम्पलिंग की कॉस्ट लग रही होगी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई फिनिश गुड की इन्वेंट्री नहीं होगी, कोई प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं होगी, कोई रेवेन्यू भी नहीं होगा, और कस्टमर जो है वो अनअवेयर होंगे कि उनके लिए कोई प्रोडक्ट बन रही है। इस स्टेज को कहते हैं ये डेवलपमेंट स्टेज है। जैसे बच्चों देखिए मैंने लिखा हुआ भी है, पोटेंशियल कस्टमर्स आर अनअवेयर, इस पे डिजाइनिंग कॉस्ट लग रही होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट लग रही होगी, टेस्टिंग कॉस्ट लग रही होगी, कोई प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, कोई फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं है, कोई रेवेन्यू नहीं है, और प्रोडक्ट लॉस मेकिंग है। ये होती है बच्चों डेवलपमेंट स्टेज। अच्छा, डेवलपमेंट स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज होती है इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज पे आप क्या करते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी आप अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं। अब जैसे ही आप प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे बेटा, प्रोडक्ट फौरन नहीं बिकना शुरू हो जाए, आहिस्ते आहिस्ते प्रोडक्ट की पहले जो है ना अवेयरनेस पैदा होगी। तो इंट्रोडक्शन स्टेज पे प्रोडक्ट की अवेयरनेस अभी बिल्कुल जीरो है, अभी कस्टमर्स को नहीं पता कि उनके लिए प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो गई है। तो आप क्या कर रहे होंगे, आप इंट्रोडक्शन स्टेज पे हैवी मार्केटिंग एक्सपेंडिचर्स करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग एक्सपेंडिचर्स करेंगे, ताकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके, उसमें अवेयरनेस पैदा की जा सके, कस्टमर्स को बताया जा सके कि हमने आप लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाई है। प्रोडक्ट की अब प्रोडक्शन कॉस्ट भी इनकर होना शुरू हो जाएगी, फिनिश गुड की इन्वेंटरी भी होगी, सेलिंग कॉस्ट भी इनकर होगी, हैवी मार्केटिंग कॉस्ट भी इनकर होगी। लेकिन बेटा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो प्रोडक्ट है वो अभी भी लॉस मेकिंग ही होगी। लॉस मेकिंग क्यों होगी, क्योंकि प्रोडक्ट का रेवेन्यू बहुत कम होगा, क्योंकि अभी प्रोडक्ट बिकना शुरू नहीं हुई। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन स्टेज पे, प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड, potential customers will be unaware, heavy marketing cost will be incurred, production cost will be incurred, closing stock of finished good would exist, company try to gain market share, product would start earning some revenue, product would be loss making, cost per unit would be high। तो देखिए कॉस्ट पर यूनिट हाई होगी इंट्रोडक्शन स्टेज पर, क्योंकि आप प्रोडक्ट पे कॉस्ट लगा रहे हैं लेकिन रेवेन्यू नहीं कमा रहे प्रोडक्ट से। ठीक है, तो पहली स्टेज कौन सी थी, डेवलपमेंट स्टेज। अगली स्टेज कौन सी थी, इंट्रोडक्शन स्टेज। अच्छा, इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट आती है ग्रोथ स्टेज। बेटा ग्रोथ स्टेज क्या होती है, ग्रोथ स्टेज ये होती है कि अब जो के प्रोडक्ट आपने लॉन्च की थी, आप हैवी मार्केटिंग कर रहे थे, अब उस मार्केटिंग के समरात आपको नजर आना शुरू होंगे, आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपकी आउटलेट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगी, आपका रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपके यूनिट सोल्ड बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इस स्टेज पे भी आप कंटिन्यूअसली मार्केटिंग करते रहोगे, ताकि और कस्टमर्स में अवेयरनेस पैदा की जा सके, और कस्टमर्स बढ़ाए जा सकें, और आउटलेट्स बढ़ाई जा सकें, और सेल्स बढ़ाई जा सकें। बेटा जो ग्रोथ स्टेज होती है ना, ये वो स्टेज होती है जहां आपकी प्रोडक्ट लॉस से प्रॉफिट की तरफ जाना शुरू हो जाती है। यानी ग्रोथ स्टेज पे कभी कभी आपकी प्रोडक्ट प्रॉफिट को टच करेगी, फिर लॉस पे आ जाएगी, फिर प्रॉफिट को टच करेगी, कभी ब्रेक इवन पे पहुंच जाएगी। यानी आपकी जो प्रोडक्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको वो कॉस्ट रिकवर करके देना शुरू करेगी जो आपने डेवलपमेंट स्टेज पे और इंट्रोडक्शन स्टेज पे लगाई है। तो ग्रोथ स्टेज पे आपको आपके पैसे रिकवर होना शुरू होते हैं। सारे रिकवर नहीं होते, लेकिन रिकवरी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाती है। जैसे बच्चों लिखा हुआ भी है, कस्टमर अवेयरनेस विल इंक्रीज, revenue, product revenue will increase, number of customers will increase, recovery of initial investment will start, product will become profitable, heavy marketing costs will be incurred, closing stock of finished good exist, selling and distribution cost will be incurred, demand will increase and cost per unit will reduce। अब आपकी cost per unit कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा ना। तो जब आपका वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करने की तरफ बढ़ोगे। ठीक है, तो ये होती है बच्चों आपकी ग्रोथ स्टेज। तो
सबसे पहली स्टेज कौन सी थी? डेवलपमेंट, फिर थी इंट्रोडक्शन, फिर थी ग्रोथ। अब बेटा ग्रोथ के बाद जो अगली स्टेज होती है वो है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी स्टेज का क्या मतलब होता है? बेटा मैच्योरिटी स्टेज का मतलब ये होता है कि अब आपकी प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल पीक पे पहुंच गई है, यानी अब आपकी प्रोडक्ट की डिमांड स्टेबल हो गई है, ना डिमांड बढ़ रही है ना डिमांड कम हो रही है, अब आपकी डिमांड स्टेबल है। बेटा मैच्योरिटी स्टेज वो स्टेज होती है जहां पे प्रोडक्ट आपको मैक्सिमम रेवेन्यू कमा के देती है, जहां प्रोडक्ट आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कमा के देती है। आप प्रोडक्ट से मैक्सिमम कैश जनरेट कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की डिमांड स्टेबल है, ना डिमांड बढ़ेगी ना डिमांड कम होगी। अच्छा, मैच्योरिटी स्टेज पे आपने एक बात याद रखनी है, आपने ये देखना है प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल लॉन्ग है या शॉर्ट है। अगर तो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल लॉन्ग है तो बेटा यहाँ पर आप ज्यादा मार्केटिंग करेंगे, ज्यादा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट करेंगे ताकि लॉन्ग लाइफ साइकिल को मेंटेन किया जा सके। लेकिन अगर प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल शॉर्ट है तो बेटा फिर आपको पता है कि मैच्योरिटी बहुत ज्यादा देर पर लॉन्ग तो नहीं होनी, फिर आप बिल्कुल बेसिक लेवल की मार्केटिंग करेंगे, बहुत कोई ज्यादा मार्केटिंग कॉस्ट इनकर नहीं होगी। अच्छा, मैच्योरिटी स्टेज के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है बच्चों, वो ये है कि आपको पता है मैच्योरिटी के बाद अगला स्टेप जो है वो डिक्लाइनिंग है। तो हर कंपनी की कोशिश होती है कि मैच्योरिटी को जितना प्रोलॉन्ग किया जा सके, आप मैच्योरिटी को उतना प्रोलॉन्ग करो, उतना एक्सटेंड करो मैच्योरिटी को। तो मैच्योरिटी स्टेज पे आप क्या करते हैं, कभी कभी आप अपने प्रोडक्ट की ना स्पेसिफिकेशन थोड़ी चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा बहुत प्रोडक्ट में कुछ नयापन आ जाए और प्रोडक्ट की मैच्योरिटी प्रोलॉन्ग हो जाए। जैसे बेटा ये मोबाइल फोन कंपनीज करती हैं, जैसे सैमसंग है, वो अपना नोट फोन लॉन्च करते हैं जून एंड या जुलाई में, अक्सर बेशतर जुलाई अगस्त में लॉन्च करते हैं वो नोट सीरीज। अब जुलाई में नोट सीरीज लॉन्च किया, अब बेटा जैसे जनवरी फरवरी मार्च आता है तो उनको पता चल जाता है कि भाई अब तो प्रोडक्ट पीक पर है और अब आगे जाके डिक्लाइन होने वाला है। तो वो क्या करते हैं कि नया नोट लॉन्च करने से पहले ही ना जो एग्जिस्टिंग नोट होता है उसका कोई नया कलर ले आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सर्दियों में बरगंडी कलर का नोट ले आए तो वो उसको बता देते हैं ये विंटर एडिशन है इसका, तो उसमें कोई नया फीचर नहीं है सिवाय कलर के। तो इसे कहते हैं कि जी आपने प्रोडक्ट का फीचर बदल दिए, थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन बदलते हैं ताकि मैच्योरिटी को प्रोलॉन्ग किया जा सके। ठीक है। अच्छा देखिए, जैसे ये मैच्योरिटी स्टेज है, डिमांड वुड बी स्टेबल, डिमांड वुड बी मैक्सिमम, revenue would be maximum, production cost will be incurred, selling and distribution cost will be incurred, closing stock of finished good will exist, product modification would be made. To sustain maturity. अच्छा, इसी पॉइंट पे आपने देखना है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल शॉर्ट है या लॉन्ग है। अगर प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल शॉर्ट है तो बेटा नो मार्केटिंग कॉस्ट से बेहतर पता क्या है, बजाय इसके कि आप ये लिखें कि कोई मार्केटिंग कॉस्ट नहीं। मार्केटिंग कॉस्ट इनकर होती है लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट मार्केटिंग कॉस्ट इनकर नहीं होती। ठीक है। लेकिन अगर प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल लॉन्ग है तो फिर तो आप हैवी मार्केटिंग, हैवी नहीं यानी अच्छी मार्केटिंग करेंगे ताकि उसको मैच्योरिटी को प्रोलॉन्ग किया जा सके। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, हम आज पूछ रहे हैं कि कितना अरसा के लिए मैच्योरिटी बेटा सस्टेन करती है। बेटा प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, आप ये नहीं कह सकते कि मैच्योरिटी इतनी देर सस्टेन करेगी। बहुत कामयाब प्रोडक्ट है तो ज्यादा देर तक मैच्योरिटी स्टेज पे रहेगी। अच्छा नेक्स्ट, अगला है बच्चों डिक्लाइनिंग स्टेज। डिक्लाइनिंग स्टेज पे क्या होगा? बेटा डिक्लाइनिंग स्टेज पे होता यह है कि अब आपकी प्रोडक्ट की सेल कम होना शुरू हो जाएगी, आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कम होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, सवाल पैदा होता है ऐसा क्या होता है डिक्लाइनिंग पे कि आपकी प्रोडक्ट की सेल, आपकी प्रोडक्ट की डिमांड, आपकी प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी कम हो जाती है। बेटा बेसिकली आप अपनी प्रोडक्ट से कस्टमर की किसी जरूरत को फुलफिल कर रहे होते हैं। तो डिक्लाइनिंग स्टेज पे होता ये है कि जिस जरूरत को आप फुलफिल कर रहे होते हैं ना,
उसी जरूरत को फुलफिल करने के लिए मार्केट में कोई नई प्रोडक्ट, कोई नया सब्सटीट्यूट आ जाता है, तो कस्टमर अपनी जरूरत को फुलफिल करने के लिए उस नए सब्सटीट्यूट, उस नई प्रोडक्ट की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, और जिससे आपकी जो प्रोडक्ट है वो क्या होना शुरू हो जाती है, उसकी सेल कम होना शुरू हो जाती है, उसकी डिमांड कम होना शुरू हो जाती है। तो डिक्लाइनिंग स्टेज पे योर कस्टमर वुड स्टार्ट स्विचिंग टू द न्यू प्रोडक्ट, आपका रेवेन्यू भी कम होना शुरू हो जाएगा, आपका प्रॉफिट के बजाय प्रोडक्ट लॉस मेकिंग की तरफ चली जाएगी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी आप प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी लगेगी, सेलिंग कॉस्ट भी लगेगी, लेकिन डिक्लाइनिंग स्टेज पे इवेंचुअली आप ये डिसाइड कर लेते हो कि चूंकि प्रोडक्ट लॉस मेकिंग हो गई है, कस्टमर्स बहुत कम हो गए हैं, कोई खरीदने वाला नहीं है, तो आप अपनी प्रोडक्ट को मार्केट से, अब आप प्रोडक्ट को बनाना बंद कर देते हो और आप अपनी प्रोडक्ट मार्केट से विदड्रॉ कर लेते हैं, और उससे कहते हैं अब आपकी प्रोडक्ट का एग्जिट हो गया है। अब हम बच्चों आते हैं डिक्लाइनिंग स्टेज पे। नंबर ऑफ न्यू सब्सटीट्यूट विल बी अवेलेबल इन द मार्केट, customer will switch to the new substitute, number of customer would decrease, revenue would reduce, product will become loss making, company would stop selling the product। ठीक है, ये थी आपकी डिक्लाइनिंग स्टेज। नहीं, नबील, अगर आप प्रोडक्ट में कोई नया फीचर ले आते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोबारा डेवलपमेंट फेज पे चली जाती है, वो आप उसके मेच्योरिटी को ही प्रोलॉन्ग कर रहे होते हो। ठीक है, अच्छा बच्चों, सबसे पहले आप लोग मुझे बताएं कि ये जो मैंने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपको पढ़ाया है, इससे रिलेटेड कोई सवाल, कोई इशू, कोई डाउट, कोई एम्बिग्विटी है तो जल्दी से बताएं। बच्चों जल्दी से बताएं, शाबाश। चलें जी, ये तो पक्का क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि बच्चों, इससे पहले कि मैं आपको लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पढ़ाऊं, एक चीज आप लोगों ने जरा गौर से देखनी है। ये जरा बेटा गौर से देखिएगा कि कॉस्ट दो तरह की होती है। एक, जी जी हमाद, आप मुझसे क्लास लेक्चर एंड पे पूछ लीजिएगा आपका जो डाउट है एबीसी से रिलेटेड, ठीक है। वैसे मैंने एबीसी की जो असाइनमेंट वाला सवाल था वो डिस्कस भी करवाना है कल। चल बेटा, अब जरा देखिएगा, मैंने आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा दिया, अब मैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा, लेकिन बस एक बात पहले समझ लें। बेटा आपने ये समझना है कि कॉस्ट दो तरह की होती है, एक होती है प्रोडक्शन कॉस्ट और एक होती है नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। बेटा जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है ना, उसके बारे में आपने ये समझना है कि दैट इज चार्ज टू प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट प्रोडक्ट को चार्ज होती है। और जो बेटा नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है ना, वो आप पीरियड को चार्ज करते हैं। पीरियड का मतलब है जैसे जनवरी की नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, फरवरी की नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्च की नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट की खास बात यह है कि इसको जीपी में से माइनस कर दिया जाता है अपने पीरियड की, यानी जनवरी की नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट जनवरी के जीपी में से माइनस हो जाएगी, फरवरी की नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट फरवरी के जीपी में से माइनस हो जाएगी, मार्च की प्रोडक्शन कॉस्ट मार्च के जीपी में से माइनस हो जाएगी। तो आपने याद रखना है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो प्रोडक्ट को चार्ज होती है, और जो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है वो पीरियड को चार्ज होती है। ठीक है, अच्छा, जब आप ये कहते हो कि आपने प्रोडक्शन कॉस्ट चार्ज करनी है प्रोडक्ट को, तो इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि बेटा आपने प्रोडक्शन कॉस्ट चार्ज कर दी प्रोडक्ट को, अब जहां जहां प्रोडक्शन के यूनिट्स जाएंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट भी वहां वहां जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपने प्रोडक्शन कॉस्ट प्रोडक्ट को चार्ज की है, तो जहां जहां प्रोडक्ट के यूनिट जाएंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट भी वहां वहां जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन के यूनिट दो तरह के हो सकते हैं, एक यूनिट सोल्ड और एक अनसोल्ड यूनिट। अब यूनिट सोल्ड चले जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो बेटा यूनिट सोल्ड की प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहाँ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसका मतलब है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ दीज यूनिट्स of these sold units
will be deducted from profit and loss account. यानी जो यूनिट बिक गए उनकी कॉस्ट कहाँ चली जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो यूनिट बिके नहीं है बेटा वो कहाँ चले जाते हैं, वो आपका क्लोजिंग स्टॉक है, और क्लोजिंग स्टॉक होने के नाते वो कहाँ चला जाता है, एसओएसपी में। तो बेटा इन यूनिट्स की कॉस्ट भी कहाँ चली जाएगी, एसओएसपी में चली जाएगी। इसका मतलब ये है कि नॉर्मली क्या होता है, दो तरह की कॉस्ट होती है, एक प्रोडक्शन कॉस्ट और एक नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट तो प्रोडक्ट को चार्ज करते हैं, और प्रोडक्शन कॉस्ट चूंकि प्रोडक्ट को चार्ज होती है तो उसका कुछ हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है और कुछ हिस्सा चला जाता है बैलेंस शीट में, एसओपी में। लेकिन जो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, चूंकि वो प्रोडक्ट को चार्ज नहीं होती, वो पीरियड को चार्ज होती है, तो वो सारी की सारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डिडक्ट हो जाती है। बेटा ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया ये क्लियर हुआ है या नहीं? बेटा बताएं, क्लियर हो गया आप लोगों को? चलें, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब नॉर्मली क्या होता था बच्चों, इधर देखिएगा सारे बच्चे, नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, सारे बच्चे गौर से देखिएगा, नॉर्मली हम जो कॉस्टिंग करते हैं, यानी कॉस्टिंग का मतलब होता है मेथड टू कैलकुलेट कॉस्ट। मैं दोबारा बता देता हूँ निव्यान, मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि प्रोडक्शन के यूनिट्स दो तरह के होंगे, कुछ जो बिके जाएंगे और कुछ जो बिके नहीं है। जो बिक जाते हैं यूनिट वो चले जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहाँ चली जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो यूनिट अनसोल्ड रह गए बेटा वो आपका एसेट है, वो आपका करंट एसेट है, इन्वेंट्री है। तो इन्वेंट्री कहाँ शो की जाती है, बैलेंस शीट में शो की जाती है, एसओएफसी में शो की जाती है, इन द फॉर्म ऑफ करंट एसेट्स। क्योंकि वो इन द फॉर्म ऑफ करंट एसेट शो की जाती है, तो बेटा उसकी कॉस्ट भी कहाँ चली जाएगी, एसओएफसी में चली जाएगी, इन्वेंट्री की वैल्यू के फॉर्म में। निव्यान क्लियर हुआ या नहीं? निव्यान बेटे क्लियर हो गया? चल, तो बच्चों अब मैं आपको क्या बता रहा था कि नॉर्मली क्या होता है। जी जी बिल्कुल इरफान आएगा। कॉस्ट ऑफ सेल ऐसे निकलती है ना, सेल प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो बिल्कुल आएगा। अच्छा अब जरा देखिएगा नॉर्मली हम क्या करते हैं। बेटा नॉर्मली हमने कॉस्टिंग करनी हो या हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी हो, हम कॉस्टिंग भी करते हैं एनुअली यानी पीरियोडिकली, और हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाते हैं पीरियोडिकली। यानी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, हमने कॉस्टिंग करनी है, हम कॉस्ट भी कैलकुलेट करेंगे 2015 की और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाएंगे 2015 की। फिर 2016 में कॉस्टिंग भी होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाई जाएंगी। फिर 2017 में कॉस्टिंग भी होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाई जाएंगी। फिर 2018 में कॉस्टिंग भी होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाई जाएंगी। 2019 में भी ऐसे ही होगा। इसका मतलब है आप लोग क्या करते हैं, नॉर्मली आपने जो कॉस्टिंग करनी है वो भी पीरियोडिकली होती है, यानी आप 2011 की कॉस्ट पर यूनिट, 2012 की कॉस्ट पर यूनिट, 2017 की कॉस्ट पर यूनिट, और जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वो भी आप पीरियोडिकली बनाते हैं। लेकिन लाइफ साइकिल कॉस्टिंग वाले क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग वाले कहते हैं हम आज आप गलत कर रहे हैं। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग वाले कहते हैं कि अगर आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, देखिए कॉस्टिंग का मतलब है मेथड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ वन यूनिट, तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग वाले कहते हैं अगर आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो प्रोडक्ट की कॉस्ट ओवर द इंटायर लाइफ कैलकुलेट होनी चाहिए। यानी कॉस्ट ऐसे नहीं कैलकुलेट होनी चाहिए 2011 की अलग, 2012 की अलग, 2014 की अलग, रेवेन्यू 2012 का अलग, 2013 का अलग, 2014 का नहीं अलग कैलकुलेट होना चाहिए। आपने जो प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है ओवर द इंटायर लाइफ। यानी जब आप प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करने लगो तो आप प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करो राइट फ्रॉम डेवलपमेंट स्टेज टू, राइट फ्रॉम डेवलपमेंट स्टेज टू डिसमेंटलिंग,
यानी आपने ये नहीं करना कि 2011 की कॉस्ट अलग, कॉस्ट पर यूनिट अलग, 2012 की कॉस्ट पर यूनिट अलग, 2013 की कॉस्ट पर यूनिट अलग, नहीं। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग वाले कहते हैं प्रोडक्ट की चाहे लाइफ हो, चाहे प्रोडक्ट की चाहे कॉस्ट हो, चाहे प्रोडक्ट का रेवेन्यू हो, the revenue of the product and life and the cost of the product should be calculated over the entire life, पूरी लाइफ की कॉस्ट कैलकुलेट करो। और जब मैं कहता हूँ ना इंटायर लाइफ, तो सिर्फ प्रोडक्शन लाइफ नहीं आती, इसमें डेवलपमेंट वाली लाइफ भी आती है और इसमें डिसमेंटलिंग वाली लाइफ भी आती है। अच्छा, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग वाले ऐसे क्यों कह रहे हैं? लाइफ साइकिल कॉस्टिंग वाले कहते हैं कि देखो भाई, प्रोडक्ट की कॉस्ट का और प्रोडक्ट के रेवेन्यू का जो पैटर्न है वो थ्रू आउट द इंटायर लाइफ सेम नहीं होता। जैसे डेवलपमेंट स्टेज पे प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा है लेकिन रेवेन्यू है ही नहीं। इंट्रोडक्शन स्टेज पे प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ज्यादा है लेकिन रेवेन्यू बहुत कम है। ग्रोथ स्टेज पे प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट कम होती है, रेवेन्यू आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। मेच्योरिटी पे कॉस्ट पर यूनिट कम है लेकिन रेवेन्यू सबसे ज्यादा है। तो उन्होंने कहा कि जब आप पीरियोडिकली कॉस्टिंग करते हैं तो किसी एक साल में आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट कम नजर आ रही होती है और किसी एक साल में आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा नजर आ रही होती है। ये गलत है। आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि प्रोडक्ट ओवरऑल आपके लिए प्रॉफिटेबल थी या नहीं थी, क्योंकि बुरी से बुरी प्रोडक्ट भी बेटा मेच्योरिटी पे प्रॉफिटेबल होती है और अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट भी इंट्रोडक्शन पे लॉस मेकिंग होती है। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग वाले कहते हैं कि आप कैसे पता लगाएंगे कि प्रोडक्ट ओवरऑल आपके लिए प्रॉफिटेबल थी या नहीं, क्योंकि आप तो सारी कैलकुलेशन ही पीरियोडिकली कर रहे हैं। 2011 की कैलकुलेशन अलग, 2012 की अलग, 2013 की अलग। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग वाले कहते हैं ये गलत है। अगर आपने प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करें ओवर द इंटायर लाइफ, राइट फ्रॉम डेवलपमेंट टू डिसमेंटलिंग, सारा खर्चा कैलकुलेट करें। अच्छा, अब एक तो ये बात आ गई कि प्रोडक्ट की पूरी आपको लाइफ की कॉस्ट पता चलेगी, प्रोडक्ट की पूरी लाइफ का रेवेन्यू पता चलेगा, तो आपको ये भी पता चलेगा कि प्रोडक्ट ओवरऑल पूरी लाइफ में प्रॉफिटेबल थी या नहीं थी। क्लियर हो गया? अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग वालों ने एक तो ये कहा कि प्रोडक्ट की जो आपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, दैट कॉस्ट नीड्स टू बी कैलकुलेटेड ओवर द इंटायर लाइफ। अब जो एक और बात थी वो ये थी कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग वाले कहते हैं जब आपने प्रोडक्ट की इंटायर लाइफ की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, जिसे हम लाइफ साइकिल कॉस्ट कहते हैं, तो जब आप प्रोडक्ट की इंटायर लाइफ की कॉस्ट कैलकुलेट करोगे तो प्रोडक्ट की जितना भी खर्चा है, चाहे वो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कॉस्ट का खर्चा है चाहे नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट का खर्चा है, वो दोनों प्रोडक्ट को चार्ज होना है। यानी चाहे प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा हो या प्रोडक्ट को बेचने का खर्चा हो या प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का खर्चा हो। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग वाले कहते हैं चाहे प्रोडक्शन कॉस्ट हो चाहे नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट हो, अगर वो प्रोडक्ट की कॉस्ट है तो वो प्रोडक्ट को ही चार्ज होगी, पीरियड को चार्ज नहीं होगी। तो एक तो ये जो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की बड़ी अच्छी बात है कि ये नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ सौतेला सलूक नहीं करते, ये नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को भी प्रोडक्ट को ही चार्ज करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, कॉस्ट दो तरह की होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। दोनों किसको चार्ज होंगी? प्रोडक्ट को चार्ज होंगी। तो इससे आपको प्रोडक्ट की क्लियर प्रॉफिटेबिलिटी पता चलेगी कि प्रोडक्ट वाकई प्रॉफिटेबल है या नहीं। अच्छा, आपको पता है नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट तो उसी पीरियड में से माइनस हो जाती है जिस पीरियड में इनकर होती है। ऐसा ही है ना बच्चों? चैट बॉक्स में बताएं, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ हम क्या सलूक करते हैं? नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को उसी पीरियड में से माइनस कर देते हैं जिस पीरियड में नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट इनकर हो रही होती है। ऐसा ही है ना? अब इसका एक बड़ा नुकसान होता है, और नुकसान क्या है गौर से देखिएगा बच्चों। यहाँ पे देखिए मैंने एक सिचुएशन आप लोगों के सामने बनाई हुई है आसान आपको समझाने के लिए। मैंने लिखा हुआ है ड्यूरिंग 2019, ये वाली लाइन में पढ़ रहा हूँ, ठीक है? ड्यूरिंग 2019 कंपनी इज ओनली प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग वन प्रोडक्ट अल्फा, यानी 2019 में सिर्फ आप एक प्रोडक्ट बना रहे थे अल्फा। ड्यूरिंग 2019 कंपनी आल्सो incurred रिसर्च कॉस्ट रिलेटेड टू न्यू प्रोडक्ट बीटा which will be launched in future। यानी 2019 में आप क्या कर रहे थे? आप प्रोडक्ट बनाकर बेच रहे थे अल्फा और साथ ही आप रिसर्च कॉस्ट लगा रहे थे प्रोडक्ट बीटा पर। अभी प्रोडक्ट बीटा बनना शुरू नहीं हुई,
बिकना भी शुरू नहीं हुई। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि 2019 में जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो रेवेन्यू जो है वो सिर्फ कौन सी प्रोडक्ट का होगा? चैट बॉक्स में बताएं, क्योंकि 2019 में सिर्फ अल्फा बिक रही है, तो रेवेन्यू सिर्फ किसका होगा? सिर्फ अल्फा का होगा। बिल्कुल ठीक बात है, यानी रेवेन्यू सिर्फ अल्फा का है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल यानी प्रोडक्शन कॉस्ट भी सिर्फ किसकी होगी? वो भी सिर्फ अल्फा की होगी। लेकिन बेटा ये जो रिसर्च कॉस्ट आपने लगाई है किसकी? बीटा की, वो आप यहाँ पे नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में से माइनस कर दोगे। इसका मतलब है रिसर्च कॉस्ट ऑफ बीटा इज इंक्लूडेड इन दिस नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। तो आप क्या कर रहे हैं, गौर से देखिएगा, आप अल्फा के रेवेन्यू में से बीटा की रिसर्च कॉस्ट माइनस कर रहे हैं, यानी बीटा की रिसर्च कॉस्ट बीटा को चार्ज नहीं हो रही, बीटा की रिसर्च कॉस्ट अल्फा के रेवेन्यू में से माइनस हो रही है। इसी तरह जो अल्फा को बनाने की रिसर्च कॉस्ट होगी वो पीछे किसी और प्रोडक्ट के रेवेन्यू में से माइनस हुई होगी। तो इसका क्या मतलब है कि जो नॉर्मल तरीका है, जो हमारा ऑर्डिनरी कॉस्टिंग मेथड है जिसमें आप पीरियोडिकली कॉस्टिंग करते हैं, उसमें प्रोडक्ट को डेवलप करने का जो खर्चा होता है, प्रोडक्ट की जो रिसर्च कॉस्ट होती है, वो प्रोडक्ट को चार्ज ही नहीं होती। उसे तो आप पीरियड कॉस्ट में उसी साल करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से माइनस कर देते हैं। और फिर आगे जाके जब बीटा बनना शुरू होगी तो आप जब देखो कि बीटा प्रॉफिटेबल है तो उस कॉस्ट को कंसिडर ही नहीं करोगे जो बीटा बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए लगाई थी। तो इससे आपको प्रोडक्ट की सही प्रॉफिटेबिलिटी, कंप्लीट प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉपर प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में नहीं पता चलता। क्लियर हो गया आपको? लेकिन लाइफ साइकिल कॉस्टिंग वाले क्या कहते हैं? लाइफ साइकिल कॉस्टिंग वाले कहते हैं नहीं भाई, चाहे प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट हो, चाहे प्रोडक्ट की नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट हो, चाहे प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कॉस्ट हो, चाहे प्रोडक्ट की डिसमेंटलिंग कॉस्ट हो, all that cost needs to be charged to that product, प्रोडक्ट को चार्ज करें जिसका खर्चा है। तो प्रोडक्ट का सारा रेवेन्यू भी प्रोडक्ट को चार्ज होगा, प्रोडक्ट की सारी कॉस्ट भी प्रोडक्ट को चार्ज होगी। तो इससे आपको प्रोडक्ट की हकीकी प्रॉफिटेबिलिटी पता चल जाएगी। बेटा समझ आई कि नहीं आई? पक्का क्लियर हो गया? तो इसका मतलब है, अच्छा कभी कभी पेपर में सवाल आता है वो कौन सी कॉस्ट है जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती? आपने कहना ऐसा कोई कॉस्ट नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट को बनाने पे जितनी भी कॉस्ट लगेगी वो सारी प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट होगी, चाहे वो प्रोडक्शन है, चाहे वो सेलिंग है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो रिसर्च है, चाहे वो डेवलपमेंट है, चाहे वो डिसमेंटलिंग है, प्रोडक्ट का खर्चा है, दैट नीड्स टू बी चार्ज टू द प्रोडक्ट। अच्छा, अब आपको कोई पूछे कि लाइफ साइकिल कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो बेटा लाइफ साइकिल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने का तरीका कार ये कि प्रोडक्ट की पूरी लाइफ की कॉस्ट लें, टोटल करके यूनिट्स पे डिवाइड कर दें, तो वो आपके पास लाइफ साइकिल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी और इसमें सारी कॉस्ट आती है। समझ आ गई बच्चों? अब ये आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, ये अब आप लोगों ने बच्चों मुझे कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है? जल्दी से शुरू हो जाए, 5 मिनट है आप लोगों के पास। आंसर बताएं चैट बॉक्स में मुझे सॉल्व करके।
जो जो करता जाए प्लीज चैट बॉक्स में अपना आंसर बताते जाएं। चले जी, कुछ आंसर्स आए हैं तो शुरू करते हैं। वो कहते हैं एस स्पेशलाइजेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ सोलर पैनल। इट इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस द न्यू slimline solar panel specially designed for a small business houses. Development for the new panel is begin shortly, and Solaris is into the process of determining the selling price of panel. It expect the new product have the following cost: year 1, 2, 3. ये सारी कॉस्ट गिवन है और वो सोच रहा है कि मैनेजर सोच रहा है कि हम इसे 500 रुपए का बेचेंगे। To calculate the cost per unit, looking the whole life cycle cost and comment on the suggested प्राइस, और साथ में कमेंट करें प्राइस पर। तो शुरू करते हैं। बेटा आप लोगों ने क्या करना है, इधर देखिएगा। इस तरह का सवाल करने का तरीका, सबसे पहले ईयर 1। आपने ईयर 1 की सारी कॉस्ट लिख लेनी है। तो ईयर 1 की कौन कौन सी कॉस्ट है हमारे पास? ईयर 1 की हमारे पास कॉस्ट है 1900,000 प्लस 100,000 प्लस, अब ये दो कॉस्ट पर यूनिट है, 550। तो ये कितनी बनी? 550 पर यूनिट। और यूनिट्स कितने हैं हमारे? 2000 यूनिट्स। ये सारी कॉस्ट आ जाएगी ईयर 1 की। बताइए ईयर 1 की कॉस्ट कितनी है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। 3100,000। और यूनिट्स कितने आ गए? 2000। तो हम हर साल की इसी तरह से
कॉस्ट भी कैलकुलेट करेंगे और यूनिट्स भी। इसी तरह ईयर टू की बच्चों कॉस्ट है 1,00,000, फिर 75,000 प्लस कॉस्ट पर यूनिट है 450 प्लस 40 490 पर यूनिट, और यूनिट्स कितने हैं 15,000 यूनिट्स। कितनी कॉस्ट आई 7,525,000 और यूनिट्स कितने हो गए 15,000 यूनिट्स। तो इस तरह देखें आसान हो जाता है काम ना। फिर अब हम बात करेंगे ईयर 3 की। बेटा ईयर 3 की कॉस्ट है 50,000 प्लस 440, तो कॉस्ट पर यूनिट बनी 440 पर यूनिट, और यूनिट्स हैं आपके 20,000। $8,85,000 और यूनिट्स कितने हैं जी 20,000 यूनिट्स हैं। फिर ईयर 4 10,000 आपकी कॉस्ट है प्लस 450 प्लस 40 490 पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 10,000 यूनिट्स है। बेटा ये आंसर बता दें कितना बनता है, क्योंकि जवाब सही ने बताया ये बनता है 2,76,000। ठीक है, तो ये बन रहा है 27,60,000। अगर मैं गलत लिखूं तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है बच्चों। और लास्ट में डिस्पोजल कॉस्ट लगी है अच्छा, आपने इसमें ये ऐड कर दी है ऑलरेडी। चलें जी, ये आपके पास था 490 पर यूनिट, आपने उसको 10,000 से मल्टीप्लाई किया, प्लस आपने इसमें डिस्पोजल कॉस्ट ऐड कर दी जो कि थी 3,00,000। अब ठीक हो गया। अब आप मुझे बताएं टोटल कॉस्ट कितनी बनी और टोटल यूनिट्स कितने बने। ये बना 222,3500 और टोटल यूनिट्स कितने बने 42,000। जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट योर कॉस्ट पर यूनिट, वो बनती है 529.405। इज दैट क्लियर। तो बच्चों आप बताओ, वो कह रहे हैं हम 500 का बेचेंगे, तो 500 में ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल होगी या लॉस मेकिंग होगी। कहाँ पे जीरो कम लिखा है बेटे। बिलाल कहाँ जीरो कम लिखा है। अच्छा ठीक है, चलो बेटा अब इसका मतलब है आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो 500 है, कॉस्ट 529 है, तो ये तो प्रोडक्ट लॉस मेकिंग हो जाएगी, तो सेलिंग प्राइस आपको बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है बच्चों। अच्छा ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाइए जल्दी से, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करके बताएं क्या आंसर है।
चलिए जी, ये बेसिकली मैंने गलती से 10,000 यूनिट लिख लिए थे, यूनिट 5,000 थे। अब बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे करके दिखाइए जल्दी से, 2 से 3 मिनट है और चैट बॉक्स में जवाब लिखते हैं प्लीज। चलें जी, ऑप्शन सी मेजॉरिटी बच्चों के मुताबिक आंसर है, तो जल्दी से देख लेते हैं। A manufacturing company which produces a range of product has developed budget for a life cycle of a new product P. The following information is available. डिजाइन कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन है, डीकमीशनिंग कॉस्ट है, मशीन आवर्स है, प्रोडक्शन एंड सेल्स है।
और फिर उसके बाद उसने आपको फिक्स कॉस्ट बता दी है कि आपकी जो फिक्स कॉस्ट है दैट इज 72 मिलियन एंड दैट नीड्स टू बी एब्जॉर्ब ऑन द बेसिस ऑफ 96 मिलियन आवर्स। आपने लाइफ साइकिल कॉस्ट पर यूनिट बतानी है। तो बड़ा सिंपल है, सबसे पहले तो आप क्या कैलकुलेट करें, सबसे पहले आप सारी कॉस्ट कैलकुलेट करें प्रोडक्ट की। तो शुरू करते हैं। हमारे पास डिजाइन कॉस्ट है, डिजाइन कॉस्ट है 8 लाख रुपए की। फिर हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है यानी प्रोडक्शन कॉस्ट, वो है 20 पर यूनिट और यूनिट बन रहे हैं 300,000। बताइए क्या बनता है बच्चों? 6 मिलियन। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन की कॉस्ट है हमारे पास, वो है 500,000। फिर डीकमीशनिंग कॉस्ट है, डीकमीशनिंग कॉस्ट है 20,000 की। अब आपने कैलकुलेट करने हैं ओवरहेड का OAR, प्रोडक्शन ओवरहेड का क्या कैलकुलेट करेंगे? OAR। तो आपका 72 मिलियन के ओवरहेड्स हैं डिवाइडेड बाय 96 मिलियन के आवर्स हैं। बताइए एब्जॉर्प्शन रेट कितना आता है? 0.75 पर मशीन आवर। इज दैट क्लियर? अब आपका 0.75 पर मशीन आवर OAR आ गया। इसे आपने मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ मशीन आवर से। एक यूनिट पे लगते हैं मशीन आवर 4 और हमने कितने यूनिट बनाने हैं? 3 लाख यूनिट बनाने हैं। तो हम इसे 3 लाख यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे जो टोटल मशीन आवर्स आ जाएंगे और इस तरह आपकी टोटल ओवरहेड्स आ जाएंगे। बताएं कितने आते हैं? 90,000। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। कितनी आती है टोटल कॉस्ट? चलें अब बताइए बच्चों टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? $8,220,000। अब कितने यूनिट की कॉस्ट है ये? 300,000 यूनिट की कॉस्ट है। तो अब आप कॉस्ट पर यूनिट फाइंड कर सकते हैं। तो 8,220,000 divided by 300,000 units, it would be 27.40। ठीक है बच्चों, ये आपकी आ गई है कॉस्ट पर यूनिट। डन। ये बच्चों लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है उसमें कोई डाउट, एम्बिग्विटी, कोई परेशानी है तो बताएं। सही समझ आ रही है? चलें अब हम इसका बच्चों लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का हैंड आउट देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास जी बिल्कुल, राइट फ्रॉम डेवलपमेंट टू द डिसमेंटलिंग ऑल द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विल बी एडेड। हम आप सही कह रहे हैं। अच्छा देखें अब लाइफ साइकिल कॉस्ट क्या है। अब हम यहाँ से रीड करते जाते हैं।
वो कह रहा है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एस्टिमेट द कॉस्ट एंड रेवेन्यू एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट ओवर द इंटायर एक्सपेक्टिंग लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा अब लाइफ साइकिल कॉस्ट क्या है? लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट are all costs attributable to the product over the entire life, from product concept to design to eventual withdrawn from the market. यानी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट से डिसमेंटलिंग तक सारा खर्चा जो है वो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कॉस्ट है। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है कंपोनेंट ऑफ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कॉस्ट के कंपोनेंट्स क्या है? तो बेटा ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये आप लोगों ने रीडिंग करनी है, इसमें सारी कॉस्ट लिखी हुई है, यानी आसान लुब्बे लुबाब में आपको ये बताना चाह रहा हूँ। इन शॉर्ट सारी की सारी कॉस्ट ही लाइफ साइकिल कॉस्ट का पार्ट। ठीक है, कोई ऐसी कॉस्ट नहीं है जो लाइफ साइकिल कॉस्ट का पार्ट ना बने। अच्छा अब आ जाते हैं बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या क्या है, मैं एक एक रीड करके आपको समझाऊंगा। It helps manager to assess the profitability over the full life of the product, which in turn help management to decide whether to develop the product or continue making the product. बच्चे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग से आपको ये पता चल जाता है कि प्रोडक्ट ओवरऑल थ्रू आउट द इंटायर लाइफ प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो अगर प्रोडक्ट ओवर द इंटायर लाइफ प्रॉफिटेबल है तो आप उसको डेवलप करने की बात करोगे, वरना नहीं करोगे। अच्छा बहुत सारे बच्चे अक्सर और बेशतर ये हैरान होते हैं कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग करते कब है। बेटा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग मेजॉरिटी केसेस में बल्कि हमेशा की जाती है प्रोडक्ट बनाने से पहले, यानी ये आप प्लानिंग कर रहे होते हो। जो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है ना वो फॉरवर्ड यानी आगे देखने की प्लानिंग है। जो नॉर्मली तरीका होता है हमारा, जैसे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, उसमें होता ही है कि खर्चा इनकर हो जाता है फिर रिकॉर्ड होता है। लेकिन लाइफ साइकिल कॉस्टिंग वाले जो है बच्चों वो आपको फॉरवर्ड लुकिंग को जो है ना प्रोमोट करते हैं। आप प्रोडक्ट बनाने से पहले ही कॉस्ट का सारा फोरकास्ट करते हो कि मेरे मुताबिक डेवलपमेंट पे इतनी कॉस्ट लगेगी, इंट्रोडक्शन पे इतनी कॉस्ट लगेगी, ग्रोथ पे इतनी। तो ये सारी प्लानिंग होती है, ये सारी फोरकास्टिंग होती है, इसमें एक्चुअल नहीं कुछ होता। ठीक है, तो इससे होता क्या है, प्रोडक्ट की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी आपको पता चलेगी। जब प्रोडक्ट की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी आपको पता चलेगी तो उसे फायदा होगा। नेक्स्ट, it can be very useful for organizations that continually develop product with relatively short life cycle, where it may be possible to estimate sales volume, prices with reasonable accuracy. बेटा बिल्कुल ठीक बात है। एक बात आप याद रखिएगा, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग जो है ना बेटा वो उन ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा फायदेमंद होती है जिन प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल शॉर्ट हो। इन शॉर्ट में आपको आसान अल्फाज में बताता हूँ बेटा, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कौन सी कंपनी यूज करती है? जैसे बेटा ये जो गेम्स बनाने वाली कंपनीज है, ठीक है, ये जो मोबाइल गेम्स बनाती हैं, एक गेम बनाई उसका क्रेज आया खत्म हो गई, फिर नई बनाई फिर उसका क्रेज आया वो भी खत्म हो गई। जैसे पुराने जमाने में एक जमाने में फेसबुक पे बड़ा क्रेज होता था फार्मविल का, आप तो बहुत छोटे होंगे उस वक्त, लेकिन उस जमाने में बहुत क्रेज था फार्मविल का, फिर वो खत्म हो गया। फिर कैंडी क्रश का बहुत क्रेज था, फिर कैंडी क्रश खत्म हो गया। फिर बच्चों आजकल पबजी का बड़ा क्रेज है, वो लोग बहुत खेलते हैं, ये भी खत्म हो जाएगा। फिर स्नूकर स्मोक पता नहीं कुछ था, स्नूकर की भी कोई गेम होती थी, पोकर का बड़ा ट्रेंड था। ये जो गेम बनाने वाली कंपनीज हैं ये यूज करती हैं क्योंकि इनका लाइफ साइकिल शॉर्ट होता है। मोबाइल बनाने वाली कंपनी बेटा यूज करती है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। हाँ 8 बॉल पूल भी था। मोबाइल बनाने वाली कंपनी बेटा यूज करती है क्योंकि मोबाइल का लाइफ साइकिल शॉर्ट होता है। तो ऐसी प्रोडक्ट जिसका लाइफ साइकिल शॉर्ट है वो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग यूज कर सकती हैं, लेकिन डालडा वाले नहीं यूज कर सकते। अब डालडा सदियों से चला ही आ रहा है, चला ही आ रहा है, चला ही आ रहा है, उनके लिए क्या लाइफ साइकिल कॉस्टिंग यूज करनी है आपने? ठीक है बच्चों, यासिर मजीद मैंने आपको बताया कोई भी कॉस्ट हो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, चाहे वो फिक्स्ड है, चाहे वो वेरिएबल है, चाहे वो प्रोडक्शन है, चाहे वो नॉन प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो दैट नीड्स टू बी एडेड। ठीक है यासिर मजीद, मैंने आपको क्या बताया है, पहला पॉइंट शानिस कह रहे हैं पहला पॉइंट रिपीट करते हैं बच्चों। मैंने पहला पॉइंट आपको ये बताया है कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग आपको प्रोडक्ट की इंटायर लाइफ की कॉस्ट और रेवेन्यू कैलकुलेट करके प्रोडक्ट की इंटायर लाइफ की प्रॉफिटेबिलिटी बता देता है।
तो उससे फिर आपको ये फायदा हो जाता है कि आपने अगर ये डिसाइड करना है कि मैं प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ या नहीं, तो अगर तो इंटायर लाइफ की प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है तो बनाओगे, वरना नहीं बनाओगे। तो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, आप जो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है वो प्रोडक्ट की इंटायर लाइफ का प्रॉफिट बता देता है। फिर दूसरे में हमने ये डिस्कस किया कि शॉर्ट लाइफ साइकिल की प्रोडक्ट के लिए लाइफ साइकिल कॉस्टिंग ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू लॉन्ग लाइफ साइकिल, क्योंकि प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल अगर लॉन्ग होगा तो फिर बेटा कॉस्ट को एस्टिमेट करना, रेवेन्यू को एस्टिमेट करना उतना मुश्किल होता जाएगा। थर्ड पॉइंट, the life cycle concept result in earlier action to generate more revenue and lower cost otherwise that might be considered। हाँ बच्चों, आपने क्या किया, आपने लाइफ साइकिल कॉस्टिंग करते वक्त प्रोडक्ट बनाने से पहले ही प्लानिंग कर ली, इंट्रोडक्शन की प्लानिंग भी कर ली, ग्रोथ की प्लानिंग भी कर ली, मैच्योरिटी की प्लानिंग भी कर ली, डिक्लाइन की प्लानिंग भी कर ली। तो बेटा जब आप पहले से प्लानिंग कर लेते हो तो प्लानिंग के दौरान आपको जहां जहां रेवेन्यू बढ़ाने का मौका मिलेगा आप बढ़ा लोगे, और जहां जहां कॉस्ट को कम करने का मौका मिलेगा वहां वहां कॉस्ट कम कर लोगे। तो ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का पार्ट है कि ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज यू कैन मैक्सिमाइज द रेवेन्यू, यू कैन मिनिमाइज द कॉस्ट। Better decision should be followed for more accurate selling price and realistic assessment of revenues and costs that leaves within the particular life cycle stage। बच्चों वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब आपके पास रेवेन्यू और कॉस्ट का ज्यादा रिलायबल एक्यूरेट एस्टिमेट अवेलेबल होगा तो आप ज्यादा बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। जैसे प्राइसिंग का डिसीजन है अगर, तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में आप ज्यादा बेहतर प्राइसिंग डिसीजन कर सकते हो कि इंट्रोडक्शन फेज पे क्या प्रोडक्ट की प्राइस होनी चाहिए, ग्रोथ स्टेज पे क्या प्राइसिंग होनी चाहिए, मैच्योरिटी स्टेज पे क्या प्राइसिंग होनी चाहिए, तो ज्यादा बेहतर डिसीजन मेकिंग हो सकती है। It encourages long-term thinking and forward planning. It may provide more useful information than traditional report of historical cost and profit in each accounting period। हाँ बच्चों वो क्या करते हैं, ये फॉरवर्ड प्लानिंग को, फॉरवर्ड लुकिंग को जो है ना प्रमोट करता है कि आप प्रोडक्ट बनाने से पहले ही कॉस्ट को अकाउंट फॉर करो, पहले ही प्लान आउट कर लो, ताकि आपको पहले ही पता चल जाए कि इस कॉस्ट को इनकर होने का कोई फायदा है या नहीं है। लेकिन जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है वो तो बेटा क्या करता है, खर्चा इनकर होने के बाद रिकॉर्ड करता है, तो तब तो खर्चा ऑलरेडी इनकर हो चुका है, तो अब रिकॉर्डिंग के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में प्रोडक्ट बनाने से पहले ही आप उसकी सारी कॉस्ट प्लान आउट कर लेते हो, तो अगर आपको लगता है कि नहीं प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा हो रही है तो उसको कम करना आसान होता है ना आपके लिए। ये बच्चों इसके क्या है, एडवांटेजेस हैं। क्या है बच्चों, एडवांटेजेस। अच्छा, अब नेक्स्ट है मिनिमाइज रिटर्न ओवर द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। बच्चों ये लिखा हुआ है, ये बेसिकली है हाउ टू मिनिमाइज द रिटर्न, सॉरी हाउ टू मैक्सिमाइज द रिटर्न ओवर द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कि आपने प्रोडक्ट की लाइफ में रिटर्न कैसे मैक्सिमाइज करना है। इसके स्टेप्स लिखे हुए हैं बेटा। पहला स्टेप क्या है, डिजाइन कॉस्ट आउट ऑफ द प्रोडक्ट। बच्चों इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप प्रोडक्ट की कॉस्ट को इस तरह प्लान आउट करो कि जो प्रोडक्ट में आपको ज्यादा बेहतर फीचर नजर आ रहे हैं उसकी कॉस्ट को शामिल करो, जिस फीचर को आपको लग रहा है ज्यादा बेहतर नहीं है उसको डिस्कार्ड कर दो, और प्रोडक्ट की कॉस्ट की इतनी अच्छी प्लानिंग करो कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो सके। तो मैं आपको क्या टॉपिक पढ़ा रहा हूँ दोबारा गौर से देख लें। अब मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाना शुरू किया है वो है हाउ टू मैक्सिमाइज द रिटर्न ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट की लाइफ पे रिटर्न कैसे मैक्सिमाइज किया जाएगा। तो उसका पहला तरीका क्या है, डिजाइन कॉस्ट आउट ऑफ प्रोडक्ट, कि आपने अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट को प्रॉपरली डिजाइन करना है, यानी जिस चीज की कॉस्ट की जरूरत है बस वो लगाएं, बाकी ना लगाएं। नेक्स्ट है मिनिमाइज टाइम टू मार्केट। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट का राइट टाइम पे लॉन्च होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपका एक इनोवेटिव आइडिया है, अगर आपका एक नया आइडिया है, अगर वो कोई और चुरा कर उस आइडिया को मार्केट में लॉन्च आपसे पहले कर दे तो बेटा फिर आप उस प्रोडक्ट से कभी वो प्रॉफिट नहीं कमा सकते जो आप कमा सकते थे। तो जो मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को पहले लेकर आता है, जो मार्केट में अपने आइडिया को पहले लेकर आता है वो बड़ा प्रॉफिट कमाता है। जैसे बेटा पुराने जमाने में हमेशा बच्चों को एग्जाम्पल देता हूँ, तो पाकिस्तान में सबसे पहले ये जो सिम वाला मोबाइल था ना, यानी सिम कार्ड वाला जो जीएसएम कनेक्शन था, ये बेटा लेकर आया था जैज मोबिलिंग। इससे पहले बेटा पाकटेल होता था, पाकटेल का फोन।
वो फोन ही होता था, उसके अंदर ही कनेक्शन होता था, सिम वाला चक्कर नहीं था। और वो ये मतलब क्या कहते हैं, ईंट जैसा बड़ा फोन होता था। जब बेटा ये मोबिलिंक आया तो इतने से फोन में इतनी सिम डालें और फोन चलना शुरू हो जाए, और फोन कहीं पे भी आप इस्तेमाल करें। तो बेटा उस जमाने में मोबिलिंक अच्छा खासा महंगा था, यानी आपको पता है मोबिलिंक पे कॉल रिसीव करने के भी चार्जेस होते थे। कॉल करने के तो चार्जेस ठीक है थे ही थे, और उस जमाने में बेटा एक एक मैसेज 5-5 रुपए का होता था। यानी मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं छोटा था और मेरे पास जब फोन था, जब मैंने मैट्रिक पास किया और फिर मेरे अब्बू ने मुझे फोन दिलवाया, तो 5 रुपए का एक मैसेज था जैस पे। तो उस जमाने में हम क्या करते थे, किसी को मैसेज करना होता था ना, तो अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, हाँ हमारे घर में बारिश हुई थी कल लाहौर में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे मोहल्ले में तो पानी वैसे नहीं भरता, लाइट हमारे यहाँ आ रही है, अम्मी बिल्कुल ठीक ठाक है, हाँ हमने आलू गोश्त बनाया था, हाँ अब तबीयत ठीक हो गई है। यानी आपको लगता था ना सामने वाले मैसेज में जो जो कोई बंदा मैसेज कर सकता है, यानी सामने वाला जो जो सवाल कर सकता है, आप उसका जवाब पहले ही दे देते थे ताकि दोबारा मैसेज ना करना पड़े। ये तो आज की शक्तियां हैं बेटे, कि आप व्हाट्सएप पे हेलो लिखकर एक मैसेज, क्या कर रहा है दूसरा मैसेज, रिप्लाई फास्ट तीसरा मैसेज, फिर नहीं करा तो फिट्टे मुंह वाला स्माइली बना के भेज दिया। ये बेटे आज जो है ना, मतलब ये आज वाले ये चस्के हैं, हमारे जमाने में ये नहीं थे। हमारे जमाने में तो ये भी होता था कि हमारे ऊपर मैसेज पे लिखा हुआ आता था 1, तो हमारी कोशिश होती थी सारी डिस्कशन एक मैसेज के अंदर अंदर पूरी हो जाए। और ये एक बच्चा है, ये दाऊद, ये कह रहा है आप इतने पुराने हैं। हाँ बेटे मैं तो इतना पुराना हूँ। हाँ तो बेटा देखिए, आजकल का आपको पैकेज भी महंगा लगता है, मैं आपको बताता रहा हूँ पुराने जमाने में टेक्स्ट बड़े महंगे थे। ये तो अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, मोबिलिंक ने खूब कमाया प्रॉफिट, फिर उसके बाद यूफोन आया, फिर यूफोन ने भी कमाया। असल में तो लुट पड़ गई ना जब टेलीनॉर आया। ये जो पैकेजेस शुरू हुए ना मैसेजेस वगैरह के, ये शुरू हुए टेलीनॉर का, टेलीनॉर वालों ने एक सिम निकाली थी डी जू सिम। मैं कहता हूँ भाई पहली दफा उन्होंने कोई पैकेज निकाला है जिसमें उन्होंने कहा कि भाई मैसेजेस फ्री तो फलाना फ्री तो फलाना फ्री, और उसके बाद हमारी जो है ना नस्ल की बर्बादी का समा शुरू हुआ। और सबसे कम प्रॉफिट पता किसने कमाया पाकिस्तान में, जोंग ने। जोंग ने सबसे कम प्रॉफिट क्यों कमाया, क्योंकि जब वो मार्केट में आए तब मार्केट ऑलरेडी सैचुरेट हो चुकी थी। तो बेटा समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले आपने अपनी प्रोडक्ट को टाइम पे मार्केट करना है। अगर आप अपनी प्रोडक्ट को टाइम पे मार्केट नहीं करोगे तो आप वो प्रॉफिट नहीं कमा सकते जो आप कमा सकते थे। अच्छा नेक्स्ट, मिनिमाइज ब्रेक इवन टाइम। बिल्कुल, यानी कोशिश करो प्रोडक्ट जहां 6 महीने में ब्रेक इवन पे जानी है वहां 3 महीने पे चली जाए। एज सुन एज पॉसिबल अपनी प्रोडक्ट को ब्रेक इवन पे पहुंचाओ, क्योंकि आपको पता है ब्रेक इवन से आगे प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। फिर नेक्स्ट, मैक्सिमाइज द लेंथ ऑफ लाइफ स्पैन। जी, यानी जितना बेहतर हो, जितनी कोशिश हो सके प्रोडक्ट की लाइफ को एक्सपैंड करो, क्योंकि प्रोडक्ट की लाइफ जितनी ज्यादा एक्सपैंड होगी आपके पास मेच्योरिटी का पोर्शन उतना ज्यादा आएगा, प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो कोई अगर आपसे पूछे कि ओवर द इंटायर लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट हमने रेवेन्यू कैसे बढ़ाना है, तो आपने कहना है ये 4 स्टेप्स करें। प्रोडक्ट की कॉस्ट को प्रॉपरली डिजाइन करें, प्रोडक्ट को टाइम पे मार्केट करें, ब्रेक इवन जल्द से जल्द लेकर आए, और लाइफ को बढ़ाने की कोशिश करें, तो प्रोडक्ट का रिटर्न ऑटोमेटिकली ओवर द इंटायर लाइफ बढ़ जाएगा। बेटा अब आप मुझे बताएं कि आपको ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग समझ आया है या नहीं। क्लियर हो गया? चलें, आपका लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का चैप्टर भी खत्म हो गया बेटे। ठीक है। अच्छा अब एक चीज और, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रुप में एक बच्चा शेयर कर रहा था कि वो कह रहा था कि मुझे स्कैम की तरफ से स्टडी मटेरियल मिल गया। बेटा वो क्या था, मैं जरा आपको समझा देता हूँ कि वो क्या है ताकि आप लोग क्लियर हो जाए। देखें, मैंने आप लोगों को जो स्कैम्स के थ्रू भिजवाए हैं ना बेटा, वो आपका पूरा प्रैक्टिस मटेरियल है।
प्रैक्टिस मटेरियल यानी कंप्लीट प्रैक्टिस मटेरियल मैंने आप लोगों को भिजवा दिया है, जिसमें सारे के सारे क्या कहते हैं ओटीज, ओटी केसेस, सीआर सब मौजूद है। जैसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ये है वो सॉफ्ट कॉपी में मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको उसमें 4 सेक्शन मिलेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग का सेक्शन, डिसीजन मेकिंग का, बजटिंग का और परफॉर्मेंस मेजरमेंट का। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सेशन है, इसमें बच्चों आप देखेंगे चैप्टर वाइज एबीसी के ओटीज एंड ओटी केसेस, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग के ओटीज एंड ओटी केसेस, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के ओटीज एंड ओटी केसेस, फिर टारगेट कॉस्टिंग के और थ्रूपुट अकाउंटिंग के, फिर इसमें एक आंसर की फाइल होगी। इसी तरह जब आप बजटिंग पे जाएंगे तो देखें बेटा, बजटिंग में 2 सेक्शन है, सीआर और ओटी केस। पहले ओटी केसेस है, तो देखें आपके पास बजटिंग के ओटीज एंड ओटी केसेस, लर्निंग करके, मिक्स यील्ड के, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल के, और फिर उनके आंसर। इसी तरह बेटा ये जितने भी सीआर, सीआर का मतलब होता है लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन, ये आप देखें सारे लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन जो है ना हर चैप्टर के अरेंज है और उनके आंसर्स भी अवेलेबल। तो ये आपके पास पूरा का पूरा स्टडी का जो मटेरियल है ना वो अवेलेबल है हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में मैं यहाँ ओपन कर लिया करूंगा। ठीक है, जवाब क्लियर हो गया आपको? आयशा बेटे आप सर कासिम से कांटेक्ट कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप में वो एडिट है, वो आपको बता देंगे। और आप में से कितने बच्चे हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं? अच्छा, समरा पाकिस्तान से बाहर है, और कोई स्टूडेंट जो पाकिस्तान से बाहर हो? समरा आप मुझे बेटा अपना ईमेल एड्रेस मैसेज कर देना, मैं आपको ये ईमेल कर दूंगा फाइल पूरी, ठीक है? क्योंकि आपको हार्ड कॉपी में भेजना तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं होगा। शानिश, प्रैक्टिस टैग के अलावा कौन से नोट्स की बात कर रहे हो आप? ये वाला लेक्चर, ये मैं आपको सॉफ्ट कॉपी में सेंड किया करूंगा हर चैप्टर का। जवाब मैंने सारा ब्रीफ कर दिया, आप और भी समझाऊं? आपके कहने पे ही मैंने समझाया नोट वो पूरा खोल कर जवाब। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया है जवाब? मैंने आपको ये बताया कि मैंने आपको पूरा स्टडी मटेरियल जो है ना F5 का वो सेंड कर दिया है। अब आपने कोई किट नहीं खरीदनी। आप जब वो स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा तो आप चेक करोगे उसमें चैप्टर वाइज ना, यानी सेक्शन वाइज सारा कुछ कंटेंट अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल बजटिंग का सेक्शन आप खोलेंगे तो उसमें आपको ओटी के, बजटिंग का ओटीज अलग नजर आएंगे, लर्निंग कर्व के अलग, मिक्स एंड यील्ड के अलग, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल के अलग, और फिर उनके आंसर्स। इसी तरह आपको उसके सीआर भी नजर आएंगे। बजटिंग में चैप्टर वाइज सीआर है, जैसे प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस के सीआर अलग हैं, रिकंसिलिएशन के अलग हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अलग हैं, सेल्स एंड मिक्स क्वांटिटी के अलग हैं। इस तरह चैप्टर वाइज आपको सीआर, चैप्टर वाइज ओटी, चैप्टर वाइज ओटी केसेस अरेंज्ड है, साथ उनके आंसर्स भी हैं। ठीक है, तो ये सारा स्टडी मटेरियल है। यू डोंट नीड एनी स्टडी मटेरियल नाउ एक्सेप्ट फॉर दिस। स्टडी टेक्स्ट आपको हाँ खरीदना पड़ेगा कैप्लन का। बेटा स्टडी टेक्स्ट रीड किए बगैर पेपर पास नहीं होता, तो स्टडी टेक्स्ट आपने कैप्लन का खरीदना है, करना है, खरीदना है, करना है। ठीक है बच्चों, चल। अच्छा, अब मैं आप लोगों को, आप में से कुछ बच्चों को मिला है, कुछ बच्चों को नहीं मिला अभी, तो मैं आप लोगों को लाइफ साइकिल का भी ये सेंड करने लगा हूँ अभी थोड़ी देर में। ठीक है, एबीसी के ओटीज भेजे हुए थे ना, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के भी मैं ओटीज आप लोगों को भेज रहा हूँ। आप लोगों ने वो भी कल करके लेकर आने, आपकी होम असाइनमेंट है, तो कल भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको डिस्कस करवाऊंगा। आज का लेक्चर बस इतना ही था। ठीक है बच्चों, चलें जी, कल मुलाकात होती है, खुदा हाफिज। जी, हम आज सिलेबस में चेंजेस, मैंने आपको बताया था कि एरिया डी से उन्होंने कुछ चैप्टर्स निकालकर अलग सिलेबस का पार्ट बना दिए हैं, वो एरिया ए बन गया, बाकी कोई इतना मेजर चेंज नहीं है सिलेबस में। ठीक है जी, चलें, अल्लाह हाफिज।